हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, जिसके अंदर अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरे नंबर का, जिसका नाम है बैलेंसिंग। जिस तरीके से दुनिया में कोई भी चीज़, जिस तरीके से अर्थ खुद वो भी अपने साउथ पोल पे यहाँ पे 23 डिग्री जो स्लैंटेड है वहाँ से वहाँ क्या है उसको बैलेंस किया गया है। जिस तरीके से हम लट्टू लट्टू यानी टोप, जिसको भम्मरडा है ना, गुजराती में भम्मरडा बोलते हैं, तो उसको जब हम घुमा दे तो वो भी एक सेंट्रॉइड यानी एक पॉइंट पे उसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। वो भी एक जगह पे क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, यानी वो उसके बाद वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। जिस तरीके से बाइसिकल या कोई भी व्हीकल है, तो बाइसिकल या कोई भी व्हीकल है तो उसको भी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ये दो व्हील है। अगर हम सामने की तरफ से देखें तो सिर्फ हमको इस तरीके की पट्टी दिखती है, यानी कि वो सिर्फ इतने पॉइंट के ऊपर क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। जिस तरीके से व्हीकल कोई भी टर्न लेता है, जिस तरीके से F1 रेसिंग और उसमें हमने देखा होगा, तो जो राइडर होते हैं जिस तरीके से, तो वो पूरे बाइक को कितना तो 30 डिग्री तक का स्लाइड दे देते हैं। इस तरीके से बाइक को पूरा इस तरीके से स्लाइड कर देते हैं। फिर भी उसकी बॉडी और उसका व्हीकल वो वापस कौन से पोजीशन पे आ जाते हैं, 90 डिग्री पे आ जाता है। कोई भी चीज हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो उसी तरीके से जिस तरीके से फैन घूमता है, तो फैन भी घूमता है, उसके 3 विंग्स हैं, 4 विंग्स हैं, ठीक है। तो 3 विंग्स हैं, 3 पंखे, 3 पंखे लगे हुए हैं या 4 विंग्स लगे हुए हैं, तो जितने भी लगे हुए हैं एज लाइक 3 लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पंखा है जिसके यहाँ पे 3 विंग्स लगे हुए हैं। तो ये तीनों विंग्स जो भी लगे हुए हैं, तो हम इसको अगर 360 डिग्री अगर कैलकुलेट करें, 360 डिग्री, और इसको हम अगर इसका सेंटर कैलकुलेट करें, तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ये तीनों 3 है, तो टोटल कितना होता है 360 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स 120, यानी ये दोनों के बीच का गैप कितना रहेगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये तरीका है बैलेंस करने का। अदरवाइज अगर हमने इस तरीके से किया होता कि ये जो फैन है, अभी हम इसके बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको समझना है कि बैलेंस क्यों जरूरी है। अगर ये फैन इस तरीके से और इसके 2 विंग्स मैंने इस तरीके से लगा दिए और एक विंग्स को मैंने ऐसे लगाया, तो आपको क्या लगता है ये चीज बैलेंस कर पाएगी? ये चीज कोई संजोगों में बैलेंस नहीं हो सकती जब ये चीज घूमती रहेगी। यानी कि यहाँ पे 2 वेट ज्यादा है, 2 वेट एक दूसरे के बहुत करीब है, शायद ये 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो 360 डिग्री है, उसमें से 45 माइनस कर दे तो रहेगा कितना, तो 315, ठीक है। 315 उसके डिवाइड बाय 2, यानी कि 150 डिग्री, 150 के ऊपर दूसरे 60 डिग्री, यानी 157, यानी ये है 157.5 डिग्री, ये भी है 157.5 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ हम देखना चाहे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिस्टम हो रही है कि फैन के 2 विंग्स है जिसके बीच में 45 डिग्री का गैप है, यहाँ पे 157.5 डिग्री और यहाँ पे भी है 157.5 डिग्री। तो यहाँ पे जब वो पंखा घूमेगा तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे सबसे ज्यादा वो कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, और ये जो डायरेक्शन है वहाँ कौन सी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर ये पंखे को हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से घूमता होगा कि वो ऐसे, जैसे कि यहाँ पे वेट ज्यादा है तो ये पंखा नीचे की तरफ आ गया होगा और ये कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये जब घूमेगा तो ऐसे ऑसिलेट होगा, यानी इस तरीके से घूमेगा ये पंखा, ठीक है ना, ये ऐसे, यानी ये पोर्शन नीचे की तरफ ही रहेगा और एक पोर्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ वेट ज्यादा है जिसकी वजह से वो ऑसिलेट होगा। इसलिए फैन को बैलेंस इस तरीके से किया जाता है या कोई भी व्हीकल को बैलेंस किया जाता है। जब हम कार को टर्न लेते हैं तो कार अपने सेंट्रल एक्सिस से कहीं चली ना जाए। दैट मीन्स जिस तरीके से जब हम व्हीकल ड्राइव करते हैं तो ये स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट रोड में तो क्या है कि कार है वो अपने स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है। दैट इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड in this car because during the straight road, but while we are driving on the curvature side, curvature path, इस तरीके का पाथ है, और यहाँ से जब हम कार को टर्न ले रहे हैं
तो यहाँ से क्या बन रहा है कि एक सेंट्रोइड बनता है, कि ये एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं यहाँ से, ठीक है, ये है हमारा इनर रेडियस और आउटर रेडियस पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस पाथ जिस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे कोई चीज घूमती है तो वो चीज ऑलवेज यहाँ से, जब भी हम गोल से कोई चीज को घुमाते हैं, जिस तरीके से पतंग उतारने के लिए हम लंगस, वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। कब गया ऊपर? जब हमने यहाँ पर देखें कि ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ से जब हम कोई भी चीज को घुमाते हैं इस तरीके से, तो हम यहाँ से जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ से छोड़ा तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ से छोड़ा तो यहाँ, क्यों? बिकॉज वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो स्ट्रेट डायरेक्शन या तो 90 डिग्री पे जाता है, ठीक है। यहाँ से जब किया हमने तो इस डायरेक्शन में यानी कि 90 डिग्री पे जाने के चांसेस है। अब यहाँ पे हम देखें तो उस तरीके से यहाँ पे जो व्हीकल है इस तरीके से घूम रहा है, अब यहाँ तक आया है, अगर इसको सही से फोर्स नहीं मिला तो ये कहाँ की तरफ चला जाएगा, 90 डिग्री की तरफ चला जाएगा, और वो सेंट्रोइड से बाहर निकल जाएगा, और सेंट्रोइड एक्सिस से बाहर निकल जाएगा, तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए हमको पता है कि जब व्हीकल टर्न देते हैं उस दौरान हम उसकी स्पीड को भी क्या करते हैं, थोड़ा कंट्रोल करते हैं। अब इससे आगे समझते हैं। तो उसी तरीके से ये तो बात हुई कि डायनेमिकली बैलेंसिंग, यानी कि जब व्हीकल रनिंग में हो, ठीक है, कोई भी चीज घूम रही हो वो सब। लेकिन जो हमारा इंजन है, इंजन के अंदर यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है। अब ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो तो कंटिन्यूअस घूमती रहती है, ठीक है। ऊपर जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, कनेक्टिंग रोड है जो आइसोलेट हो रहा है, इस तरीके से आइसोलेट हो रहा है, दैट मींस दिस काइंड ऑफ थिंग। पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, क्रैंकशाफ्ट गोल घूम रही है, दैट मींस यहाँ पे एक फोर्स है रेसिप्रोकेटिंग फोर्स है, ये जो है आइसोलेटिंग फोर्स है, ऑसिलेटिंग फोर्स, और यहाँ पे कौन सा है, रोटेटिंग फोर्स। अब हर एक जगह पे यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम हमने देखा था फायरिंग वाटर की, हम बात कर रहे थे थर्ड सेमेस्टर के अंदर ऑटोमोबाइल इंजन एंड फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के अंदर कि हम फायरिंग वाटर, बिकॉज फायरिंग वाटर इसलिए जरूरी है इंजन को बैलेंस करने के लिए। जिस तरीके से एक चीज है कि अगर हम यहाँ पे इसको फर्स्ट इंपैक्ट देते हैं तो यहाँ से क्रैंकशाफ्ट कौन सी तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। आप चालन का सिद्धांत पढ़े होंगे, ठीक है, कि कोई भी चीज को यहाँ से जब लोड देते हैं तो ये चीज कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ, जिसको हम कपल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का फोर्स जिसको हम कपल फोर्स कहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज, कोई भी चीज को काटना हो कैची फोर्स, तो वो चीज आसानी से कट जाती है। तो इसी तरीके से अब यहाँ क्या हो रहा है जो हमको समझना है कि जब ये पिस्टन है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका जो फोर्स है सबसे पहले कहाँ, कनेक्टिंग रोड स्मॉल एंड पे लगेगा, बाद में कनेक्टिंग रोड में से पास होकर कनेक्टिंग रोड बिग एंड बेरिंग एंड क्रैंकिंग के ऊपर आएगा। अब जब क्रैंकिंग के ऊपर आ रहा है, अब जब क्रैंकिंग के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कनेक्टिंग रोड बिग एंड बेरिंग है, यहाँ से ये जो कनेक्टिंग रोड है और कनेक्टिंग रोड स्मॉल है और ये पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ होगा ये कि ये क्रैंकपिन के ऊपर फोर्स आएगा, जिसकी वजह से यहाँ जो क्रैंकपिन है वो कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट क्या होगी, अनबैलेंस हो जाएगी। और क्रैंकशाफ्ट अनबैलेंस होगी तो सबसे पहले हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जो चीज़ है, तो अब फोर्स या तो हमको यहाँ देना पड़ेगा, और क्रैंकशाफ्ट को भी उसके तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, और उसके फायरिंग ऑर्डर को भी हमको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा क्रैंकपिन के हिसाब से। अगर फायरिंग ऑर्डर आपको समझ में ना आए तो फायरिंग ऑर्डर का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज अभी जो हमारे टॉपिक्स है वो टॉपिक के अंदर हमको बहुत आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से अब मैं आपको फायरिंग ऑर्डर और वो सब टॉपिक समझाने जाऊँगा, तो और एक पूरा लेक्चर उसमें जाएगा, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ फायरिंग ऑर्डर के ऊपर पूरा एक लेक्चर है जिसको आप देख सकते हो। अब यहाँ ये चीज़ है कि ये जो रोटेट हो रही है चीज़, जिस तरीके से आपको पता होगा कि पेड़ की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, अब उसको समझते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे आपको जब लॉड कैलकुलेशन करना है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स ट्यूटोरियल शुरू होंगे, तो जिस तरीके से हम समझते हैं कि एक पेड़ है जो थोड़ा वर्टिकल जिस तरीके से होता है, ऐसा हम पेड़ समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पतंग यानी काइंड ऑफ कोई भी चीज़ फंसी हुई है, अब जिसको हम यहाँ से उतार रहे हैं, तो ये बंदा जो है उसको इस तरीके से गोल गोल घुमा रहा है रस्सी को, जो अपने सेंट्रल से इस तरीके से, इसके पास क्या है, एक वेट बना हुआ है। दैट मीन्स अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई बंदा है वो यहाँ से लेके एक वेट है इस तरीके का,
वो वेट को यहाँ से उसने बांधा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है, वो गोल गोल घुमा रहा है, वो अपने हाथ को इस तरीके से घुमा रहा है जिसकी वजह से वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। और आपको पता होगा वो इस तरीके से घुमाता है जैसे अब ये पत्थर को कब छोड़ता है, ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जैसे कि वो यहाँ से छोड़ेगा तो 90 डिग्री हमने समझा कि 90 डिग्री यानी ये होता है, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, तो पत्थर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये यहाँ से छोड़ेगा तो ये पत्थर यहाँ की तरफ जाएगा, अगर ये पत्थर यहाँ से छोड़ेगा तो ऊपर नीचे आएगा, यहाँ से तो कोई चांसेस ही नहीं, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाएगा, दैट मीन्स नीचे से आगे की तरफ चला जाएगा। अब हमारे लिए और एक चीज़ है कि अगर यहाँ से अगर हम इसको रिलीज करें तो ये यहाँ या तो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे पहुँचने के चांसेस है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले चीज़ है बैलेंस करना, बिकॉज जब हम इसको घुमाते हैं उस दौरान हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा होता है रिलीज इंडेक्स, कि हम कौन से पॉइंट से उसको रिलीज करते हैं, जिस दौरान हम उसको रिलीज करते हैं उस दौरान वो कहाँ पहुँचता है, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसको बैलेंस किस तरीके से करना, और यहाँ से ये जो जिस तरीके से अर्थ है, ये सन है, इसके आसपास क्या है, उसके अर्थ घूम रहे हैं, ठीक है। सन इज अ टू मच लार्ज स्टार, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दिस काइंड ऑफ अर्थ दैट इज द स्मॉलर वन, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या है कि ये सन है और इसके सामने ये अर्थ है, वो जिस तरीके से घूम रही है, तो यहाँ जो घूम रही है वो किस तरीके से घूम रही है, बिकॉज वो खुद एक बैलेंस होकर घूम रही है, ठीक है, बैलेंसिंग, वो अपने खुद के एक्सिस पे भी घूम रही है, और दूसरी बात है जिसकी वजह से उसको एक ट्रांजैक्शनल फोर्स मिलता है जिसकी वजह से वो सन के आसपास भी घूमती रहती है। और सन के आसपास क्या घूमता है, तो एक छोटा सा मून है जो उसके आसपास घूमता रहता है, ठीक है। सन के आसपास, अरे सॉरी, अर्थ के आसपास क्या घूमता है, तो एक मून है जो उसके आसपास घूमता रहता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है कि जैसे जैसे अर्थ आगे बढ़ेगी, जैसे ये अर्थ आगे बढ़े तो यहाँ मून की भी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, यानी मून जो है वो भी उसके आसपास घूमता है और अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमता है। और सन को भी हम ऐसा कहते हैं स्टेबल है, लेकिन ये तो एक एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हम देखना चाहें तो सन इज नॉट अ स्टेबल स्टार, वो भी अपने गैलेक्सी में मूवमेंट में रहती है। अब ऐसा कहा गया है, एस्ट्रोनॉमी हमारा ऐसा कहता है कि कोई भी चीज़ गैलेक्सी के अंदर यानी अवकाश के अंदर कोई चीज़ स्टेबल नहीं रह सकती, ठीक है, एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए अब इससे आगे हम समझें तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा पेड़ था, पेड़ का ये सेक्शन था, अब आपको समझ में आया होगा। तो ये जो चीज़ है जिसको हम जूम करते हैं और जूम करके हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा है और इस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब इस सिस्टम को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो रहा है, देखना कि हमारे पास ये सेंटर है और ये हमारे पास एक मास है, अब ये जो मास है जिसको हम ले रहे हैं m, ये जो हमारी रेडियस है जिसको हम ले रहे हैं r, जिसको हम क्या ले रहे हैं r, ठीक है। और एक बात है जिसको हम कहते हैं ओमेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे जो जिस तरीके से मास है वो गोल घूम रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये मास जैसे जैसे गोल घूम रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है जिसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा दैट मीन्स रोटेशनल स्पीड, and that means mass, okay, उसको हम कहेंगे बैलेंसिंग मास। और r is a radius, r क्या है हमारे लिए, रेडियस है। अब हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो मास है और ये रेडियस है, ठीक है, जिस तरीके से घूम रही है, तो हम जिस तरीके से एक लंकेश को जब घुमाते हैं तो आपको पता होगा कि वो जब हम उसको घुमाते हैं तो वो जहाँ से भी उसको छोड़ दे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में दूर चला जाता है। क्यों दूर चला जाता है, उसका एक ही रीज़न है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना लोड नहीं लगा हुआ है। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना लोड लगा होता तो वो चीज़ उससे दूर कभी नहीं जाती, वो चीज़ अपने
सेंटर पे ही रहते हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा जिसको मैरी गो राउंड कहते हैं, जिस तरीके से हम उसको क्या कहते हैं, एक चीज को मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में हमने देखा होगा चकडोर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसपे यहाँ पे एक लोड है, यानी यहाँ पे इस तरीके से कंटेनर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक कंटेनर लगा हुआ है इस तरीके से पर्टिकुलर हर एक डिग्री पे। तो इसी डायरेक्शन में यहाँ उसके सामने, इसके सामने, उसके सामने, इस तरीके से हर एक जगह पे क्या लगा होगा, लोड। तो हर एक जगह पे वो चीज क्या होती रहेगी, बैलेंस। यानी यहाँ पे लोड है तो उसके सामने भी लोड होगा, यहाँ लोड है तो उसके सामने भी लोड होगा, जिसकी वजह से वो दोनों चीज क्या हो रही है, इक्वली बैलेंस हो रही है। अदरवाइज क्या होता है, ये सिर्फ लोड यहाँ पे होता है। जिस तरीके से आपने शायद कोई मैरी गो राउंड हो और उसके अंदर जब पब्लिक को बिठाते वो अगर आपने देखा हो तो जिस तरीके से उसके अंदर क्या है, ये मैरी गो राउंड है। तो अब जैसे कि 10 ही लोग हैं तो एक पर्सन को यहाँ बिठा रहा है तो दूसरे पर्सन सभी पर्सन को यहाँ नहीं बिठाएगा, वो एक को यहाँ बिठाएगा तो थोड़ा छोड़ के यहाँ बिठाएगा, फिर यहाँ बिठाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, क्योंकि उसको क्या करना है, सिस्टम को बैलेंस करना है। अदरवाइज अगर एक ही जगह पे बिठा के रखा तो ये सिस्टम इतने पोर्शन पे क्या रहेगी, हैवियर रहेगी, और इतने पोर्शन पे क्या रहेगी, लाइटर रहेगी। तो ये जो पोर्शन लाइटर रहेगा जिसकी वजह से उतनी जो सिस्टम है वो क्या होती रहेगी, अनबैलेंस और फ्लक्चुएशन आएगा जिसके अंदर, और फ्लक्चुएशन आने की वजह से यहाँ से वो जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। यहाँ से वो एक्सिस क्या होती जाएगी, ब्रेक डाउन होती जाएगी। जिस तरीके से काकरिया के अंदर भी हुआ था वो आपको पता होगा किस तरीके से हुआ था वो केस। अब आप उसके बारे में समझ सकते हो कि उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, या तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है, या तो कुछ इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर हो सकते हैं, बैलेंसिंग के प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये सिस्टम डिस्कलेप्स हो जाती है। अब हमको यहाँ समझना है ये जो चीज है, यहाँ पे हमने लिया m, हमारा जो मास है ये हमारी रेडियस है, ठीक है। अब जैसे ही वो घूम रहा है तो वो घूमते घूमते जहां पे भी पहुंच रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से अपने 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताओ कोई दो बंदे हैं, वो दो बंदे गोल गोल घूम रहे हैं, जिस तरीके से अपने एक दूसरे के इस तरीके से हाथ पकड़ के वो क्या हो रहे हैं, तो कि गोल घूम रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, और दोनों क्या हो रहा है, गोल घूम रहे हैं। अब जब दोनों गोल घूम रहे हैं तो आपको पता होगा एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है, दोनों अच्छे से कोई घूम भी पाते, तो कोई होते हैं जो अनबैलेंस हो जाते हैं। क्यों अनबैलेंस होते हैं, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे जितना फोर्स लगाना चाहिए उतना ही फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। ओके, सपोज कि यहाँ पे m1 m2 के अंदर कहीं पे भी ये लेस देन हो गया या ये ग्रेटर देन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, और दोनों सिस्टम क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, दोनों सिस्टम क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी सिस्टम अनबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से ये दोनों जो भी बंदे होते हैं वो जो भी एक पर्टिकुलर एक सेंट्रोइड से जब वो गोल घूमता है, तो वो सेंट्रोइड से जब उनको गोल घूमना होता है तो उनके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि दोनों तरफ उनका मास जो है, या तो अप्लाइंग लोड जो है वो कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तभी वो लोग क्या हो सकते हैं, गोल सही से घूम सकते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो जहाँ से उनका हाथ चिपकेगा वो भी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए इसी तरीके से क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, व्हील, प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सल, गियरबॉक्स, क्लच, ठीक है, जितने भी रोटेटिंग पार्ट है, जितने भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, यानी कि लाइव पार्ट, मूविंग पार्ट्स, वो सभी पार्ट्स का हमको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। खुद व्हीकल का भी हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, डायनेमिकली, स्टैटिकली, सभी तरीके से। कि जिस तरीके से हम ब्रिज के ऊपर है और ब्रिज के ऊपर हमको गाड़ी खड़ी करनी है, तो वो भी गाड़ी वापस ना आ जाए और उसको वहाँ पे भी स्टेबल रहे, ठीक है, क्रॉस विंड पे भी वो व्हीकल स्टेबल रहे, तो उसके लिए भी हमको बैलेंस करना है। तो वो आप बैलेंस किस तरीके से कर सकते हो और किस तरीके से हमको व्हीकल बैलेंसिंग, और ये चीज़ है क्या, और रोटेटिंग स्पीड है m/r⍵, ठीक है, ये सब है क्या, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इसके आगे बताएंगे किस तरीके से ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और दोनों वेट को किस तरीके से, यहाँ पे m है तो यहाँ पे किस तरीके से cos थीटा और sin थीटा, ठीक है, तो mr cos थीटा, mr ω² cos थीटा,
एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ये किस तरीके से कैलकुलेशन करना है और ये ही वीडियो क्यों आ रही है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।